हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 2 फरवरी 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब के वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज के क्लास में 3 फरवरी 2021 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इन सब का सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। इनके वीडियोज़ देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 2/3 भाग 6% की दर से, 1/5 भाग 10% की दर से और शेष भाग 15% की दर से निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय 600 रुपया है तो उसकी पूंजी ज्ञात करें। ठीक है। देखिए, हम लोग जो पूंजी मानेंगे टोटल वो क्या मानेंगे, ये जो फ्रैक्शन के नीचे दिया है इन दोनों का मल्टीपल। यहाँ पर क्या है, 3 है और यहाँ पर 5 है, तो उसका पूंजी को हम लोग मान लेते हैं 3 गुना 5 कितना, 15 यूनिट। ठीक है। अब देखेंगे हम लोग कि वो पहला भाग यानी कि 2/3 भाग पर 6% की दर से निवेश किया है, तो 15 का 2/3 भाग कितना होगा, 15 का जब 2/3 निकालेंगे तो ये आएगा 10 यूनिट। ठीक है। दूसरा भाग 1/5 है, 15 का 1/5 करेंगे तो ये कितना आएगा, 3। अब तीसरा भाग क्या होगा, देखिए 2 भाग तो आ गया, 10 + 3 13 और टोटल माने हैं 15, तो 15 में 13 इधर आ गया तो बचा कितना, 2। तो तीसरा भाग होगा 2। अब पहला भाग वो 6% की दर से निवेश किया है तो यहाँ पर 6% दे दीजिए। दूसरा भाग 10% और तीसरा भाग 15%। ये ब्याज का दर है। अब आप यहाँ पर ओवरऑल परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, नहीं तो सबका अलग अलग निकाल लीजिए। जैसे अगर इसका देखें पहला पार्ट पे इसको कितना ब्याज मिला है, 10 का 6%, ये कितना हो जाएगा, 0.6। उसी तरह 3 का 10% ये हो जाएगा 0.3। उसी तरह से 2 का 15% कितना होगा, 15 दूना 30, यानी कि यहाँ भी हो जाएगा पॉइंट का 3। अब सबको जोड़िए, ये जोड़ने के बाद कितना होगा, 6 3 9 3 12, यानी कि 1.2 आ रहा है। ये आ रहा है ब्याज जब हम लोग 15 यूनिट उसका पूंजी माने हैं। लेकिन यहाँ जो ब्याज इसको मिल रहा है कितना मिल रहा है, 600 रुपया। तो ये 1.2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 600 रुपया। ठीक है। और पूंजी पूछ रहा 15 माने हैं तो 15 यूनिट का यहाँ से निकालना होगा। तो देखिए ये 1.2 का कितना गुना है, 12 पंचे 60, यानी कि ये 500 गुना है। ठीक है। तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे, 500 गुना। तो 15 पचे 75, उस पर 2 जीरो, यानी कि 7500 इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। 1200 रुपया की राशि पर 3 वर्ष में दो भिन्न स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 10.8 रुपया है। उसकी ब्याज दरों का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है। देखिए यहाँ पर उसका ब्याज का अंतर कितना है, 10.8। ये कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का। तो हम लोग 1 वर्ष का निकाल सकते हैं। टोटल को 3 से डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 3.6 रुपया। ये इसको 1 वर्ष में ब्याज का अंतर है। और टोटल जो इसका मूलधन है वो कितना है, 1200 रुपया। तो ये 1 वर्ष का ब्याज 1200 पर रेट निकाल देते हैं, वही उसका ब्याज का अंतर होगा। तो 3.6 ये 1200 पर निकालना है, इसको 100% से गुना कर दीजिए। तो जीरो जीरो तो कट ही जाएगा, 12 से इसको कटा देंगे 0.3। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 0.3%। यही दोनों का अंतर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10 पुरुष किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 दिन बाद 5 और पुरुष उसमें शामिल उस कार्य में शामिल हो जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। देखिए हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि एक मैन जो है कितना काम कर रहा है, 1 यूनिट। तो यहाँ पर 10 आदमी है और 18 दिन लगाता, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यहाँ से टोटल वर्क हो जाएगा 10। और एक मैन का 1 यूनिट है तो हम लोग 10 आदमी का 10 यूनिट होगा। और दिन लग रहा है इसको 18, तो 18 से गुना करेंगे तो ये हो गया टोटल वर्क। तो इसको गुना करिए, ये कितना आ गया, 180। अब देखिए यहाँ पर 6 दिन बाद, 6 दिन तक तो 10 आदमी काम किया होगा, तो 6 दिन में 10 आदमी के द्वारा कितना काम होगा, 6 गुना 10, यानी कि 60 यूनिट काम हो चुका है। अब यहाँ पर जो टोटल वर्क था 180, इसमें आप 60 यहाँ पर माइनस कर दीजिए तो कितना बचा, 120। अब उसमें क्या हुआ कि 6 दिन बाद 5 और पुरुष उसके साथ शामिल हुआ है। तो 10 पुरुष तो पहले से था, 5 और शामिल हुआ, तो टोटल कितना पुरुष हो गया, 15 पुरुष। तो 15 पुरुष कितना काम करेगा, 15 यूनिट। ठीक है। अब देखिए टोटल वर्क बचा है हमारे पास 120 और 15 यूनिट के दर से एक दिन में काम हो रहा है, तो कितना दिन लगेगा, 15 से इसको डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो ये 8 बार में कट जाएगा। तो 8 दिन ही इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका एलसीएम निकालना है तो हम लोग निकालेंगे नहीं, मल्टीपल चेक कर लें। देखिए 22 है, 22 में 11 है और 24 में क्या है, 3 है। 11 और 3 का मल्टीपल हम लोग चेक कर लेंगे।
ये 11 का मल्टीपल नहीं है। ये 8 5 13 2, ये 11 का मल्टीपल है। 8 2 10 5 15, ये 3 का भी मल्टीपल है। ये आंसर हो सकता है। 6 4 10, ये 11 का मल्टीपल नहीं है और ना ही 3 का मल्टीपल है। ये 11 का मल्टीपल है, लेकिन 7 13 14, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा जो 11 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है। तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते। एक आदमी ने 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक स्कूल से एक पार्क तक की दूरी तय की और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस जाते हुए समान दूरी तय की। यदि पूरी यात्रा में 5 घंटे का समय लगा हो तो पार्क से स्कूल की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ से दूरी समान है और आने का जाने का यहाँ पर स्पीड दिया है, तो हम लोग यहाँ से एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट से दूरी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से एवरेज स्पीड कितना होगा, क्या होता फॉर्मूला, 2xy बटा x प्लस वाई, जब दूरी समान रहे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना 20 गुना आने का क्या है 5, इसको दोनों को जोड़ के 20 प्लस 5 25 से डिवाइड करेंगे। ये इसका एवरेज स्पीड हुआ, यानी कि 1 घंटा में ये औसतन इतना दूरी कवर करेगा। और टोटल इसको समय कितना लग रहा है 5 घंटा। तो आप टोटल दूरी निकालना है स्कूल पार्क से स्कूल तक का, तो इसको आप 5 से भी गुना करेंगे। हटाएंगे इसको, 5 से 5 बार में 5 5 कट जाएगा, 20 दूना 40 किलोमीटर। ठीक है, ये जो 40 किलोमीटर आया है, ये घर से स्कूल तक का, ये स्कूल से पार्क तक का और पार्क से स्कूल तक का, यानी कि 2 बार का दूरी है। तो हम लोग से क्या पूछ रहा है, पार्क से स्कूल 1 बार का दूरी निकालना है, तो हम लोग यहाँ पर इसका आधा ले लेंगे, यानी कि 20 किलोमीटर। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में, 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, जबकि 15% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 325 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसको बनाने के लिए एक वेन डायग्राम हम लोग बनाते हैं। ये मान लीजिए कि फिजिक्स का है और ये जो है केमिस्ट्री का है। अब यहाँ पर कह रहा है कि 80% जो है फिजिक्स में पास हुए हैं, तो फेल कितना हुए होंगे 20%। अब यहाँ भी आपको ध्यान देना है कि 15% जो है दोनों में फेल है, तो 15 तो ये कॉमन एरिया में आ जाएगा जो कि दोनों में है। अब जब हम लोग फिजिक्स में देखें तो यहाँ पर 20% जो है फेल है, जिसमें कि 15% दोनों में आ गया, तो सिर्फ फिजिक्स में कितना बचा 5%। उसी तरह से केमिस्ट्री का भी कर लेते हैं। 70% पास हो रहा है तो फेल कितना हो रहा है 30%। 30 में 15% तो कॉमन है, बचा कितना 15%, तो यहाँ केवल केमिस्ट्री में हो गया 15%। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए टोटल जोड़ के कितना हो रहा है 15 15 30 5 35%, यानी कि टोटल जो विद्यार्थी यहाँ पर फेल हुआ है 35% फेल हुआ है। ठीक है, तो पास कितने हुए होंगे 65%। 100% में 35% फेल हो गया, 65% पास हुआ होगा। इसी का वैल्यू यहाँ सवाल में दे रखा है, 325 छात्र पास हुए हैं, तो 325 का वैल्यू हो जाएगा ये। तो ये कितना गुना है, ये है 6 पंजे 30, यानी कि 5 गुना। टोटल छात्र पूछ रहा है तो 100% का वैल्यू निकालेंगे, तो 100 का 5 गुना 500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक मोबाइल के मूल्य में पहले 20% की कमी हुई और फिर 10% की वृद्धि हुई। मूल्य में होने वाला कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप इसको रेशियो से कर सकते हैं, नहीं तो सक्सेसिव फार्मूला से। रेशियो से करते हैं, 20% होता है 1/5, यानी कि पहले 5 से 1 कम हो गया, यानी कि 4 हो गया। दूसरा बार क्या हुआ कि 10% वृद्धि हुआ, यानी कि 10 से 11 हो गया। अब यहाँ देखिए 5 दाही 50, इधर हो गया कितना 44। आप यहाँ पर निकाल भी सकते हैं, नहीं तो इसको 100 बना लीजिए। 100 बनाने के लिए 2 से गुना करना होगा, तो यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ 44 दूना 88 हो जाएगा। 100 से 88 हुआ, 12% का यहाँ पर क्या है कमी है। 100 पर चेंज हो रहा था, डायरेक्ट परसेंटेज होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि इसका जो है ऑप्शन के आधार पर आंसर देना है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, पहला यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है। तो 2 पर पावर x प्लस वाई है, यहाँ 16 है, तो 16 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 2 पर पावर 4। तो यहाँ देखिए 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, आधार बराबर है तो पावर क्या होगा बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पर x प्लस वाई को क्या कर देंगे 4 कर देंगे। उसी तरह से यहाँ भी 64 है, यहाँ 2 है, तो 64 को हम लोग 2 के आधार में लिखेंगे। तो 2 पर पावर 6 होता है 64, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप। इसका सॉल्यूशन यहाँ कर लीजिए, 2 पर पावर 6 और पहले से है x माइनस वाई और बराबर 2। ये 2 पर पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अब यहाँ देखिए आधार बराबर है तो हम लोग पावर को बराबर करेंगे। तो ये देखिए 6 गुना x माइनस वाई है बराबर 1 करेंगे, तो हम लोग x माइनस वाई बराबर 1/6 कर लेते हैं। ये 6 को उस तरफ भेज दिया। ठीक है,
अब इसमें देखना है कि इसका क्या है, अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या अनंत हल है। तो हम लोग कंपेयर करेंगे। अगर पहला रेशियो निकालें एक्स वाला तो क्या होगा, यहाँ भी एक एक्स का कॉफिशिएंट एक है, यहाँ भी एक है, तो एक आ गया। ठीक है। दूसरा वाई का अगर निकालें तो यहाँ +1 यहाँ -1, कुल मिला के -1 आएगा। यानी कहने का मतलब है कि पहला रेशियो दूसरा रेशियो के बराबर नहीं है। जब इस तरह का कंडीशन बनता है तो इसका एक ही हल होता है, अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल वाला दो ऑप्शन है हमारे पास, दोनों बाकी छट जाएगा। अब इसमें एक्स का भी और वाई का वैल्यू पूछ रहा तो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों को अगर जोड़ देंगे तो वाई वाई कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2x बराबर 6 × 24 = 25/6। यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 25/12। तो x का वैल्यू आ गया 25/12। कहाँ पर है x का, यहाँ 23/12, ये नहीं होगा, यहाँ पर है 25/12, ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी समांतर चतुर्भुज के एक कोण का माप उसके सबसे छोटे कोण के माप के दोगुने से 48 कम है तो समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो एक समांतर चतुर्भुज हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर छोटे कोण का माप मान लेते हैं थीटा है, तो बड़ा कोण क्या हो जाएगा, यहाँ क्या कह रहा है, दोगुने से 48 कम, तो ये हो जाएगा 2 थीटा उससे 48 कम यानी -48। हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का संगत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो दोनों को जोड़ेंगे बराबर 180 करेंगे, तो जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 3 थीटा माइनस का 48 बराबर 180। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 48 इधर जुट जाएगा, ये हो जाएगा 228। ठीक है। और 3 इधर भाग हो जाएगा, 3 से कटाएंगे 7 बार में, 3 छके 18। थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 76 डिग्री। ठीक है। अब बड़ा कोण का माप पूछ रहा, तो बड़ा क्या था, 2 थीटा -48। तो इसमें रखिए थीटा का वैल्यू, तो 76 दूना 152 और उसमें 48 माइनस करेंगे तो कुल मिला के 104 डिग्री इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु को 150% के लाभ पर बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है। देखिए 50%, 150% को अगर हम लोग फ्रैक्शन में लिखें तो ये कितना होगा, 3/2। यानी कहने का मतलब कोई वस्तु का अगर कॉस्ट प्राइस 2 यूनिट है तो उस पर 3 का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर जो सीपी और एसपी का रेशियो बनेगा वो क्या होगा, सीपी अगर 2 यूनिट है तो एसपी कितना होगा, 2 + 3 5 यूनिट। तो 2 और 5 इस सवाल का आंसर होगा। क्रयमूल और विक्रयमूल का अनुपात ही पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं। 7 संतरे, 28 सेबों और 42 आमों के पेड़ों को पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हो और पेड़ों के समान संख्या समान हो। इस प्रकार लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि पंक्तियों में कुल कितने पौधे होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या कंडीशन कर रहा है, प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ होंगे। तो वो किस्म वो संख्या निकालना होगा जिसमें कि सभी किस्म के पेड़ एडजस्ट हो पाए। तो उसके लिए हम लोग को इन तीनों का क्या निकालना होगा, HCF। तो 7, 28 और 42 का क्या निकालना है, HCF। तो कितना हो जाएगा, 7 का HCF हो गया हमारा कितना, 7। अब पंक्तियों का संख्या निकालना, तो देखिए एक पंक्ति में 7 पौधे लगेंगे। तो अगर हम लोग संतरे पर जाएं तो 7 पौधे संतरे के हैं, तो 7 से 7 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एक पंक्ति बनेंगे। उसी तरह अगर हम लोग दूसरा पे जाएं सेब पे, तो 7 पौधे लगेंगे एक पंक्ति में, तो 28 पौधे हैं तो कितने पंक्ति बनेंगे, 7 से 28 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बन जाएंगे 4 पंक्ति। उसी तरह से यहाँ पर भी आम के 42 पेड़ हैं, एक पंक्ति में चाहिए 7 पेड़, तो टोटल कितने पंक्ति बनेंगे, 7 से 42 को डिवाइड करेंगे तो 6। तो कुल मिला के 6 4 10 के 11 पंक्ति यहाँ पर बनेंगे। ऑप्शन नंबर सी में है 11, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 100 छात्रों वाली एक कक्षा में एक विशेष विषय में प्राप्त अंकों का माध्य 25 है और 50 छात्रों वाली एक दूसरी कक्षा में उसी विषय में प्राप्त अंकों का माध्य 70 है। दोनों कक्षाओं के द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है। देखिए अगर पहला कक्षा देखें तो इसमें कितने छात्र हैं, 100, और दूसरा कक्षा में 50 छात्र हैं। हम लोग यहाँ पर कटा के रेशियो लेंगे, 50 से कटाएंगे 2 बार में, 50 से कटाएंगे 1 बार में, तो यहाँ पर छात्र का रेशियो आ गया। अगर देखें पहला कक्षा में तो उसमें एवरेज कितना है, 25 है, तो यहाँ पर 25 लिखेंगे पहला के सामने। और दूसरा कक्षा का माध्य कितना है, 70 है, यानी एवरेज इसका है 70। अब ओवरऑल निकालना है तो आप गुना करके टोटल से डिवाइड कर दीजिए, नहीं तो आप डेविएशन से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर गुना करके जोड़ना आसान है। यहाँ कितना हो गया, 50, इधर हो गया 70, तो 50 + 70 उसको डिवाइड किससे करना है, टोटल क्वांटिटी से। तो क्वांटिटी कितना होगा, 2 + 1 3, तो 7 5 12, 120 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। तो इसका जो कुल औसत आया है क्या आया है, 40, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं।
एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 2 गुना है एवं शेष का 6 गुना है। यदि शेष 8 है तो भाज्य का मान ज्ञात कीजिए। देखिए शेष कितना है, 8 है। अगर शेष 8 है तो भाजक कितना होगा, यहाँ क्या कर रहा है, शेष का 6 गुना है भाजक। ठीक है, तो यहाँ से अगर भाजक हम लोग निकालें तो शेष कितना है, 8 है, तो 8 का 6 गुना करेंगे तो 48 आएगा। अब भागफल कितना होगा, देखिए भागफल का 2 गुना है क्या, भाजक, और भाजक है 48, इसका मतलब भागफल कितना रहा होगा, ये रहा होगा 24। तब ना 24 का 2 गुना 48 होगा। ठीक है, और शेषफल 8 है, तो भाजी निकालने के लिए क्या करते हैं, भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो भाजक है हमारा 48, भागफल है 24 प्लस का 8 जो कि शेष है। तो गुना करेंगे 8 के 32 और 48, इकाई अंक 0 बन रहा है। तो 3 ऑप्शन में है, ये तो होगा ही नहीं, तो गुना कर लेते हैं। 24 अट्ठे 192 बचा 19, 2496 19 कितना हो जाएगा, 96 9 5 10 15 यानी कि 215, और उसमें प्लस 8 भी है, जोड़ेंगे तो कुल मिला के कितना होगा, 115 होगा यहाँ पर जोड़ने के बाद। 1152 प्लस 8 1160। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 मीटर है और इसके शीर्ष का ऊंचाई 6 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साधारण सा सवाल है, यहाँ से परिमाप से क्या करेंगे हम लोग, भुजा निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज है तो भुजा निकालने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 मीटर। क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार है कितना, 12, और ऊंचाई है 6। घटा दीजिए इसको, 6 6 के 36 वर्ग मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। यदि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः यहाँ दिया है तो कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम लोग जानते हैं कि कमरे के 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। यहाँ से वैल्यू रख दीजिए, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, यहाँ पर हम लोग जोड़ के देंगे, कितना हो रहा है जोड़ के, 15 20 35, और गुना ऊंचाई कितना है 30। तो 3 दूना 6, 35 105 दूना 210 यानी कि 2100 इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। एक्स का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए संख्या ये 9 से पूर्णतः विभाज्य है। 9 से विभाज्य इसका मतलब इनके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, या देख लेंगे हम लोग डिजिटल सम इसका 9 होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पर 5 4 9, इधर 6 3 9, यहाँ जोड़ के कितना हो रहा है, 4 2 6, 6 हो रहा है। तो एक्स का क्या वैल्यू लेना होगा ताकि 9 से डिविजिबल हो जाए, तो यहाँ पर 3 लेना पड़ेगा, तब जाके 6 प्लस 3 कितना होगा, 9 होगा। तो 3 इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात 3:5 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हम लोग जानते हैं कि वर्ग के क्षेत्रफल का जो रेशियो होता है वो या तो भुजा के स्क्वायर पर निर्भर करता है या नहीं तो विकर्ण के स्क्वायर पर। ठीक है, क्षेत्रफल निकालने के लिए या भुजा का स्क्वायर कर देते हैं, नहीं तो विकर्ण के अनुरूप निकालते हैं, तो क्या होता है 1/2 गुना विकर्ण का स्क्वायर। तो 1/2 तो कांस्टेंट है, ये तो दोनों में आएगा, डी स्क्वायर जो है यानी विकर्ण का स्क्वायर, यही इस पर रेशियो बनेगा। तो पहला का विकर्ण 3 है तो इसका आ जाएगा 9, और दूसरा का 5 है तो इसका कितना आएगा 25। तो 9:25 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते। यदि x प्लस 1/x 4 है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। देखिए पावर 1 से पावर 2 में जाना है, स्क्वायर करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, 4 का स्क्वायर करके 2 माइनस करेंगे, तो 4 चौके 16 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 14। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते। एक समबहुभुज के अंतःकोण और एक बहिष्कोणों का अनुपात 4:1 है, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर भुजाओं की संख्या निकालने के लिए क्या चाहिए, बहिष्कोण, क्योंकि 360 डिग्री को बहिष्कोण यानी एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करेंगे तो भुजाओं की संख्या आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए अंतःकोण और बहिष्कोण का अनुपात दे रखा है, जोड़िए कितना हो रहा है, 4 1 5 यूनिट। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी बहुभुज में अंतःकोण और बहिष्कोण के योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये कितना गुना है, ये है 36 गुना। तो बाह्य कोण निकालना है, बहिष्कोण देखिए कितना है, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 36। तो 36 से हम लोग को 360 को क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, कितना आ जाएगा ये 10, यानी बहुभुज में 10 भुजाएं हैं। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दे रखा है तो टेन 15 थीटा का मान पूछ रहा है। देखिए हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कॉट 3 थीटा बराबर, ये कॉट 6 थीटा को इस तरफ भेजेंगे तो 1/cot 6 थीटा होगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 10 में 10 6 थीटा। जब 10 और कॉट बराबर है तो इनके एंगल का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, यानी कि 3 थीटा प्लस 6 थीटा जोड़ के 90 करिए, तो 6 3 9 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो 9 से कटाएंगे ये 10 बार में, यानी थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 10 डिग्री। पूछ रहा है 10 15 थीटा, तो 15 दाही कितना हो जाएगा, 150, तो 10 150 का वैल्यू निकालना है।
तो 10 150 है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं 10 150 को लिखेंगे 180 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग को 10 में वैल्यू देना है किसका, 30 डिग्री का। तो 10 30 होता है कितना है, 1/√3। लेकिन ये 180 माइनस 30 है, यानी कहने का मतलब आप यहाँ पर देखिए 150 है। अगर क्वाड्रेंट में देखें तो ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में 150 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि 10 जो है सेकंड में क्या होता है, नेगेटिव होता है, और फोर्थ में भी नेगेटिव होता है। तो ये वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगा। इसके अनुरूप यहाँ पर आपको नेगेटिव और पॉजिटिव करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 में है -1/√3, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका एलसीएम निकालना। तो √36 6 हो जाएगा, √64 कितना हो जाएगा, 8। 6 8 का एलसीएम 24, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, यदि ए बी सी डी ऐसी 4 संख्याएं हैं कि ए और बी का एलसीएम बी है, बी और सी का एलसीएम सी है, सी और डी का एलसीएम डी है, तो ए बी सी डी का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि ए और बी का एलसीएम क्या है, बी है। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर ए और बी, इन दोनों का एलसीएम बी है। बी और सी, इन दोनों का एलसीएम क्या है, सी है। और सी डी, इन दोनों का एलसीएम क्या है, डी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि जैसे यहाँ देखिए ये 2 नंबर है और इन्हीं दोनों नंबर में से एक नंबर जो है एलसीएम है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एलसीएम है वो नंबर बड़ी है और पहला नंबर का मल्टीपल है। कहने का मतलब ये जो बी है ये एलसीएम है, तो ये ए का कोई मल्टीपल है, यानी बी जो है ए से पूरी तरह से कट जाएगा। जैसे समझिए यहाँ पर 2 और 8, इन दोनों का एलसीएम क्या है, 8 है। तो 8 तो बड़ी संख्या भी है और ये देखिए 2 से पूरी तरह से कट भी रही है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों नंबर में से ये हो गया। उसी तरह से यहाँ भी बी और सी में क्या है, सी है। सी और डी में क्या है, डी है। अब देखिए यहाँ पर ए का मल्टीपल बी है और बी का मल्टीपल क्या है, सी है। उसी तरह से सी का मल्टीपल क्या होगा, डी होगा। अगर हम लोग इस तरह से कोई पहाड़ा लिख दें, जैसे 2 से 8 कट रही है, 8 से कटने वाली दूसरी संख्या मान लीजिए 16 है, और 16 से कटने वाली 32 है, ये 4 नंबर हो गया। तो इसमें जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, यहाँ पर सबसे बड़ी जो नंबर है वही इसका एलसीएम होगा, 32। ठीक है, वही पैटर्न यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो एलसीएम होगा ए बी सी डी चारों का एलसीएम जो पूछ रहा है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो डी इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 में है। आगे बढ़ते हैं, यदि संख्या 11 से विभाज्य है तो अंक x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 11 से पूछ रहा है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर ऑड प्लेस पे जोड़ के कितना हो रहा है, ये हो रहा है 9 2 11 8 19 से 25। इवन पे x + 4 + 3, यानी कि ये हो गया x + 7। ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं कि 11 का मल्टीपल वही नंबर होगा जिनके अ, इन दोनों का अंतर क्या होगा, या तो 0 होगा या नहीं तो 11 का कोई मल्टीपल होगा। यानी सम स्थान पर आए अंकों का योग और विषम स्थान पर आए अंकों का योग का अंतर 0, यानी तो 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। अगर हम लोग 0 बनाए यहाँ पर, तो x का वैल्यू क्या लेना होगा, इधर 25 है तो इधर भी 25 बनाना है, जिसमें 7 है तो इसका चाहिए क्या, 18, तब जाके 18 7 25 होगा। तो x का 18 वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक डिजिट चाहिए 9 तक, 0 से लेके 9 तक ही ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं, तो इसका मतलब 0 हम लोग नहीं बनाएंगे। क्या बनाएंगे तब, 11 का मल्टीपल बनाएंगे। तो 11 का पहला मल्टीपल 11 बनाते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, देखिए 25 है तो 11 इसमें माइनस करिए तो बचा कितना, 14। 14 बनाना है इसको, जिसमें कि 7 ऑलरेडी है, तो x का वैल्यू क्या होगा, 7 हो जाएगा, तब जाके 7 + 7 14 बनेगा। तो 7 इस सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 15 व्यक्ति 7 दिनों में 35 बॉक्स भर सकते हैं, 5 दिनों में 65 बॉक्स भरने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। देखिए ये जो बॉक्स भर रहे हैं ये हमारा क्या है, कार्य है। और हम लोग जानते हैं कि m1 गुना d1/w1 बराबर m2 गुना d2/w2 होता है। तो यहाँ पर देखिए m1 कितना है, 15 है, d1 कितना है, 7 है, और w1 जो जो कार्य हो रहा है 35, वो 35 है। ठीक है, और w1 को हम लोग नीचे लिखते हैं। उसी तरह से दूसरा कंडीशन का भी करेंगे। व्यक्तियों का संख्या हम पूछ रहा है, तो मान लेते हैं कि m2 है, गुना 5 दिन लग रहा है इसको, और कार्य हो रहा है 65 बॉक्स। हटाइए इसको, 5 से 13 बार में, 7 से 5 बार में, 5 से 3 बार में, 3 गुना 13, m2 का वैल्यू कितना आ गया, 13 × 39, यानी 39 आदमी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, आलोक और अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। यदि आलोक की आयु अब से 20 वर्ष बाद 62 वर्ष होगी, तो अनिल की वर्तमान आयु कितनी है।
देखिए 20 वर्ष बाद आलोक 62 वर्ष का होगा, तो अभी कितना होगा ये? अभी ये 42 वर्ष का होगा। कहने का मतलब यही है ना कि 20 वर्ष बाद 62 होगा तो अभी 42 है, यानी कि 62 में 20 कम। और यहाँ देखिए अगर रेशियो हम लोग देखें तो आलोक कितना का है? 3 का। यही 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 42। कितना गुना है ये? 14 गुना। तो अनिल का पूछ रहा, अनिल 4 है तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे? 14 गुना। तो 14 चौके 56, ये का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दे रखा है तो इसका मान पूछ रहा है। देखिए क्या है? cos x प्लस 1/cos x। कहने का मतलब यह है कि x प्लस 1/x बराबर 2 है। तो यहाँ पर x का क्या वैल्यू होगा? 1 होगा। यहाँ पर आप यहाँ कर सकते हैं कि cos का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा? 1 होगा, और यहाँ भी 1 होगा, तब जाके 1 प्लस 1 2 होगा। तो cos में 1 किसका वैल्यू होता है? ये होता है 0 डिग्री। तो 0 यहाँ रखेंगे तो भी 1 प्लस 1 क्या बनेगा? 2 बनेगा। तो 2 ही इसका आंसर है। वैसे आपको याद रहना चाहिए कि x प्लस 1/x बराबर अगर 2 रहे तो x पर पावर n प्लस 1/x पर पावर n बराबर भी 2 होता है, यानी x पर कोई भी पावर रहे तो उसका मान भी 2 ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि a tan अल्फा बराबर b है तो इसका मान पूछ रहा है। तो यहाँ से tan अल्फा कितना आ जाएगा? tan अल्फा आ जाएगा b/a। और हम लोग जानते हैं कि 10 में क्या होता है? p और नीचे वाला b होता है। यहाँ से h चाहिए तो h निकालने के लिए रूट अंडर दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। कॉस अल्फा निकालना है, वो क्या होता है? b/h। b यहाँ कितना है? b है a देंगे, और h आया है रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात 6:8 है, उनका गुणनफल 768 है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसको x में मानना पड़ेगा तो 6x हो जाएगा और 8x हो जाएगा। इन दोनों का गुणनफल कितना है? यह है 768, ऐसा सवाल में कह रहा है। तो कटा देते इसको, 8 से 8 9 72, 8 6 के 48, 6 से 16 बार में। तो इधर एक्स स्क्वायर बराबर 16 है तो x का मान कितना होगा? 4 होगा। क्या पूछ रहा है? छोटी संख्या। छोटी कितना है? 6, यानी 6x मान है तो 6 चौके 24 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। इसका एलसीएम निकालना है तो देखिए क्या हो जाएगा? 144 ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि 36 जो है, 36 का मल्टीपल 72 है और 72 का मल्टीपल 144 है, तो इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या जो है आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 1200 सेब लड़कों के एक समूह के बीच वितरित किए गए। प्रत्येक लड़के को समूह में मौजूद लड़कों की संख्या के 3 गुने के बराबर सेब मिले। समूह में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि लड़कों की संख्या के 3 गुने को एप्पल मतलब 3 गुना सेब बांटा गया है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो लड़कों की संख्या वो क्या है? x है। तो एप्पल जो बांटे गए होंगे सेब वो कितने होंगे? 3x प्रत्येक लड़का को। तो टोटल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? दोनों को गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। इसको बराबर कर देंगे, कितना मिल रहा है सेब? टोटल 1200। कटाएंगे 3 से, 400 बार में कटेगा ये। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा? 400 का वर्गमूल 20। क्या पूछ रहा है? लड़कों की संख्या क्या माने थे? x, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 20। आगे ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। यदि सूची मूल्य पर 10% की छूट देने पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 36 रुपया प्राप्त होता है, तो सूची मूल्य पर 20% की छूट देने पर विक्रय मूल्य कितना होगा? देखिए अगर इसका मार्क प्राइस 100% है, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, तो 10% का छूट दे रहा है, इसका मतलब 90% में सामान बिक रहा है, लेकिन रुपया कितना मिल रहा है इसको? 36। और 20% अगर छूट देगा तो सामान बिकेगा कितना में? 80% में। तो 90 का दिया है, 80 का निकालना। देखिए कितना गुना है? 0.4 टाइम्स है ये। इधर भी 0.4 टाइम्स कर देंगे हम लोग, तो 8 चौके 32, यानी कि 32 रुपया इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है किस वर्ष में कर और ऋण पर ब्याज का हुआ कुल व्यय ईंधन आदि पर हुए व्यय से कम है। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगर 2013 में देखें क्या कह रहा है? कर और ऋण पर ब्याज। कर कहाँ है? टैक्स और ऋण पर ब्याज, यही दोनों है। दोनों को जोड़िए, 18/4 22 के करीब हो रहा है। और किससे कम है? ईंधन। ईंधन कहाँ पर है? फ्यूल यहाँ है। इसमें 20 है, यहाँ 23 है, कम नहीं है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। दूसरा वर्ष अगर देखें तो यहाँ जोड़ के कितना हो रहा है? 22/7 29। अगर ईंधन में देखें तो यहाँ 23 है, तो अधिक है, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए 16/8 24, यहाँ 19 है, ये भी अधिक है, यहाँ भी नहीं होगा। 17/6 23, यहाँ 28, यहाँ पर आंसर होगा 17/6 23। और इधर मिला के कुल 24 लगभग इसका जोड़ के आ रहा है इन दोनों का। ठीक है,
ये जो है अकेले यहाँ पर ईंधन का 28.8 24 से बड़ा है, यही सवाल में पूछ रहा है। तो ये कौन सा साल का है? 2016। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2013 से 17 तक वेतन पर औसत वार्षिक व्यय लगभग कितना था? तो 13 से 17 वेतन का देखना है, आंसर नज़दीक है तो हम लोग को पूरा जोड़ना पड़ेगा। तो सैलरी ये है 13 से 17 पूरा जोड़ना पड़ेगा। 5 8 9 8 17 17 2 19 बचा एक, इधर कितना हो गया? 8 1 9 2 11 7 18 4 22 बचा 2, 6 चौक 24 2 26 8 34। ठीक है। अब यहाँ पर आपको कितना साल है? 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5 छः 30, 5 अट्ठे 40 और 5 25, 5 अट्ठे 40, 68.58। ऑप्शन नंबर सी में है। आगे बढ़ते हैं। 5 वर्षों की अवधि में हुए व्यय की परास व्यय की इनमें से किस मद के लिए लगभग समान थी? व्यय का परास देखना है, ठीक है, और देखना है कि किसका जो है परास समान है। वेतन और ईंधन, ईंधन और ऋण। तो हम लोग क्या करेंगे? सबका परास निकाल लेंगे। सैलरी का अगर निकालें, परास निकालने के लिए क्या करते हैं? मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम क्या है? 84 है और मिनिमम क्या है? 60 है। ठीक है, डेसिमल को हम लोग छोड़ देते हैं। तो यहाँ जो अंतर आ रहा है कितना आ रहा है? 24, यानी इसका परास हो गया 24। इसका अगर देखें तो मैक्सिमम 30 है और मिनिमम 19 है, तो परास आ रहा है 11 का। यहाँ पर 0.4 मिनिमम है, मैक्सिमम 96 है। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 0.56। इधर मैक्सिमम 10 है, मिनिमम 4 है, अंतर लेंगे तो 6 का आएगा। यहाँ पर यहाँ मैक्सिमम 22 है और मिनिमम क्या है? 16, 16 6 22, यहाँ अंतर आ रहा है 6 का। तो किसका बराबर है? ये दोनों का बराबर है। ये कौन? इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी कि ऋण पर ब्याज और कर। ऋण पर ब्याज और कर ऑप्शन नंबर डी में है। आगे बढ़ते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में वेतन पर व्यय की वृद्धि 20% से अधिक थी? ठीक है, तो देखेंगे वेतन का। वेतन अगर देखें 2014 में तो 60 से कितना हुआ? 68। तो 60 का 20% अगर निकालें तो 12 हो रहा है, जबकि यहाँ पर 8 का ही वृद्धि है, तो ये नहीं होगा। 68 से 62 कम हो गया तो ये तो होगा ही नहीं। 62 से 67 यहाँ पर 5 का वृद्धि है, और 62 का अगर 20% निकाल लें तो ये 13 के करीब आएगा, तो यहाँ 5 है तो ये भी नहीं होगा। और 67 से 84 हुआ है तो कितना का वृद्धि है यहाँ पर? अगर 67 का 20% देखें तो 14 9 12 1 13, 13.5 14 के करीब जो है आ रहा है, और यहाँ वृद्धि हुआ है कितना का? वृद्धि भी 14 के करीब है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2017 किस में है? सी में। ठीक है, तो सी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।